प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जितने भी वातावरणीय कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, किस प्रकार से वो अपना अस्तित्व रखते हैं और फिर किस तरह से प्लांट्स के ऊपर वो अपना प्रभाव डालते हैं, तो ये टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। पिछले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसके बाद में कुछ वातावरणीय कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये अलग अलग पार्ट्स में चलेगा। आज ये हमारे इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने रेनफॉल के बारे में पढ़ा, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा और हवा के बारे में पढ़ा और किस तरह से वो अपना प्रभाव डालते हैं, प्लांट्स की लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाकर अब हम आगे चलते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें मुख्य रूप से हम लोग जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपका सिलेबस है। जो रेड कलर का पार्ट है वो हमने अध्ययन कर लिया है और जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है उसका अध्ययन है वो हम लोग कर रहे हैं, जिसका कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है वो चल रहा है। इस स्लाइड को भी पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से वातावरणीय कारक कितने प्रकार के होते हैं। पहले वाले की बात हमने की थी क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में, जिसमें रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, हवा है, गैसेस है, टेम्परेचर है, लाइट है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, रेनफॉल के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और हवा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में है। टेम्परेचर और लाइट है, ये आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। सेकंड जो हमारा फैक्टर है फिजियोग्राफिक फैक्टर, ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ये आगे चलकर इसका अध्ययन होगा। और तीसरा पार्ट है वो हमारा बायोटिक फैक्टर के रूप में आएगा, जो कि विस्तृत रूप से हमें हमारे संबंधों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। क्लाइमेटिक फैक्टर रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, गैसेज है, लाइट है, टेम्परेचर है। शुरू के तीन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। रेनफॉल को हमने रेन गेज मीटर से मापा था, ह्यूमिडिटी को हमने हाइग्रोमीटर से मापा था और विंड को हमने एनीमोमीटर से मापते हैं हम लोग। और बाकी डिटेल्ड है वो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में है। माइक्रो क्लाइमेट के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। किसी पर्टिकुलर जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसको हम माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर, एक पर्टिकुलर घर के अंदर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वातावरणीय जो अवस्था होती है उसको हम माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानेंगे। और जिस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर हम लोग क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं उसको क्लाइमेटोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में। कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो पौधों के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। ह्यूमन बीइंग को तो निश्चित रूप से प्रभावित करती है और प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी वो एसेंशियल पार्ट के रूप में है कि अगर वो गैसेस नहीं होगी तो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, न तो रेस्पायरेशन कर पाएगा, न ही भोजन बन पाएगा। अगर भोजन ही नहीं बनेगा तो सृष्टि है वो जीवित नहीं रह पाएगी और सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है उसका स्टोरेज है वो नहीं हो पाएगा। हमारे पृथ्वी के करीब 15 किलोमीटर के चारों तरफ हवा है और ये ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करने का काम करती है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो वातावरण की, जो कि प्राणियों को, विशेष रूप के प्लांट और एनिमल को प्रभावित करने का काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा करीब 20.8% है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। इतनी कम परसेंटेज होते हुए भी इसका एक बहुत अधिक महत्व है।
जिसके बिना सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन है वो 79% है और वाटर वेपर है वो 0.1% है। देखिए जो तीन शुरू की गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, फिर भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो काम नहीं करेगी। डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक वातावरण में इन ये जो गैसेस है वो अपने एक निश्चित अमाउंट के अंदर होती है और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा चेंज है वो नहीं होती है। इसलिए जो भी बदलता हुआ वातावरण है उनमें इन गैसों का ये कोई विशेष रोल है वो नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी कॉन्सेंट्रेशंस मोर और लेस है वो एक समान रखती है। वो एक अलग बात है कि वर्तमान में हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि उसकी सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है, उसके अलग से जो रीजन्स हैं उनके बारे में हम आगे चलकर पोल्यूशन वाले टॉपिक में है वो हम लोग बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, और ये सब चीज़ें भी वातावरण के अंदर अपना प्रभाव है वो इन गैसेस को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज़ हैं और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सब चीज़ें हैं वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित रहती है। आगे चलकर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा जो और डेड और प्लांट्स हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, और निश्चित रूप से जो एनिमल्स हैं और जो सॉइल्स हैं ये भी ऑर्गेनिक गैसेज है वो निकालने का काम करती है, पर्टिकुलरली मीथेन जो एटमॉस्फेयर में निकल कर जाती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पर प्लांट्स है वो एक्सेस स्मोग के कारण ख़त्म भी हो सकते हैं, क्योंकि जो गैसेज है उनकी कॉन्सेंट्रेशंस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो रोड साइड पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके ऊपर भी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो आके जमा हो जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को प्रभावित करने का काम करते हैं। और कुछ समय ऐसा भी होता है कि वो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और प्लांट है वो ख़त्म हो जाता है। पहला टॉपिक आ रहा है हमारा गैसेस के अंदर ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन है वो रेस्पायरेशन में हम लोग यूज लाते हैं, भले वो एनिमल हो और वो भले प्लांट्स हो। जो ग्रीन प्लांट्स हैं डे टाइम में ऑक्सीजन को निकालने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और ये प्रोसेस है वो निश्चित रूप से स्टोमेटा के माध्यम से होता है। एक इक्वेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, CO2 + H2O, एरो का निशान है, ऊपर लाइट लिखी हुई है, क्लोरोफिल है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चार चीज़ें हैं ये आपस में मिलकर फोटोसिंथेसिस करती है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस है वो निकलती है, जो कि रेस्पायरेशन में हम लोग काम में लाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स को डे टाइम में ऑक्सीजन की बिल्कुल से भी ज़रूरत नहीं होती है। निश्चित रूप से वो रेस्पायरेशन जब कर रहा है तो उसको भी ज़रूरत होती है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन निकल रही है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा निश्चित रूप से कंज्यूम की जाती है, और CO2 को वो लोग रिलीज करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, और इस CO2 को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में काम में लाते हैं, और यही साइकिलिंग है वो नेचर में चलती रहती है। माइक्रोब्स भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और जो बर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें भी ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो वातावरण के अंदर ओजोन में बदल जाती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा, और ये ओजोन जो लेयर है वो
गैसियस एनवेलप जो कि पृथ्वी के चारों तरफ है उसको कवर करता है और अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का काम करता है। जो ओजोन लेयर है इसके बारे में भी डिटेल में हम पॉल्यूशन में जब ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जाएंगे। अल्ट्रा वायलेट रेज हम लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है और ये जो ओजोन लेयर है जो कि ऑक्सीजन के कन्वर्जन के कारण से बनी है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो बैलेंस है उसके कारण नहीं है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो भी ओजोन बना है ये दोनों के इम्बैलेंस को कोई कारण नहीं उसको प्रभावित करने का काम है, वो नहीं कर रहा है। उसके बाद में हम लोग आते हैं CO2 की तरफ। पहले वाली जो प्रोसेस थी हमारी थी वो ऑक्सीजन के बारे में, अब हम चलते हैं CO2 के बारे में। CO2 वातावरण में 0.03% है, उसके बावजूद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये काम में आती है। भले इसके परसेंटेज बहुत कम है उसके बावजूद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल एयर के मुकाबले में फोटोसिंथेसिस के अंदर इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 15 से 20 टाइम है वो बढ़ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सोइल के अंदर CO2 को रिलीज करते हैं रेस्पायरेशन के माध्यम से, और ये मिट्टी के अंदर जो CO2 है उसकी परसेंटेज को बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे हैं वो CO2 है वो एयर से लेते हैं जो कि CO2 की साइकिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और CO2 जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके बर्निंग से भी रिलीज होता है। इसके अलावा जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है उससे भी CO2 है वो रिलीज होती है। डियर फ्रेंड्स, हमेशा ये बात कही जाती है कि वातावरण में CO2 की मात्रा है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के नंबर कम हो रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है जो CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो CO2 को लेने वालों की संख्या कम हो रही है और CO2 को निकालने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए और दूसरे भी बहुत से कारण हैं जिनके कारण से वातावरण में CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, ये है नाइट्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वातावरण में 79% होती है और ये प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत प्राइमरी सोर्स है, और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी जो प्रोटीन बनती है उसमें भी नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एमिनो एसिड्स जो कि नाइट्रोजन से बनते हैं और नाइट्रोजन से बने हुए एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं और प्लांट्स में फूड के रूप में ये स्टोर होते हैं। प्रोटीन है वो भी ऑक्सीडेशन में एनर्जी को रिलीज करती है, इसलिए जो नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है और जो एंजाइम्स हैं उनमें भी ये सब चीज़ें हैं वो नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन है वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो DNA और RNA है वो भी, उनमें भी नाइट्रोजन है वो इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में होते हैं, और प्लांट किस वे में लेता है नाइट्रोजन को ये हम पहले नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ चुके हैं। जब हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ रहे थे हमने ये कहा था कि प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेता है। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारी जो अलग अलग प्रोसेस थी ये हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में पढ़ ली है। वहाँ पर इस तरह से डिटेल में आप लोगों को बतलाया गया है कि किस प्रकार से वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको लेने का काम करते हैं और किस प्रकार से सारी प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती है या चलती है। डियर फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है, जो नाइट्रोजन है, किसी के बगैर भी प्लांट की साइकिल है वो नहीं चल पाती है। इसलिए वातावरण में इन गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है और एक बैलेंस बनकर रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्लांट के ऊपर इनका एडवर्स इफेक्ट है वो नहीं चल सके। हमने कार्बन साइकिल को भी, हमने ऑक्सीजन साइकिल को भी, हमने नाइट्रोजन साइकिल को भी, जब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे उस वक्त डिटेल में आपको बतलाया गया था। यहाँ पर इस टॉपिक को
फिर से इसलिए लिया गया है कि सिलेबस में आपके इकोलॉजिकल फैक्टर है वो है टॉपिक है, और इकोलॉजिकल फैक्टर में क्लाइमेट टॉपिक आता है। और जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो आती है। इसके अलावा जो हार्बीवोर्स है, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और हार्बीवोर्स पर डिपेंड रहते हैं कार्निवोर्स, तो जो नाइट्रोजन है इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि बॉडी मेकअप के लिए भी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और निश्चित रूप से ये जब इनकी डेथ और डिके होती है तो ये वापस मिट्टी में, और मिट्टी से वापस से साइकिल है वो इन्वायरमेंट में, और एक चक्र है वो शुरू हो जाता है, और एक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ में ये आपका चौथा पार्ट कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद में हम लोगों को अभी टेम्परेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा और लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये क्लाइमेट वाला पार्ट है वो कंप्लीट होगा। हालांकि कहने को तो एक छोटा सा शब्द है क्लाइमेट, लेकिन देखिए कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बनकर ये क्लाइमेट बनी है, जो कि सारी की सारी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो रेनफॉल हो, भले ही वो लाइट हो, भले ही वो टेम्परेचर हो, भले ही वो ह्यूमिडिटी हो, भले ही वो हवा हो, और भले ही वो एटमॉस्फेरिक गैसेस हो, इन सब के कॉम्बिनेशन के कारण से ही एक हॉलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट होता है ऑल टुगेदर, और वो सब मिलकर प्लांट के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और उसकी ओवरऑल ग्रोथ को प्रभावित करने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।